डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। इससे पहले वीडियोस में हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड होते हैं उनका संश्लेषण कैसे करते हैं, एस्टर का संश्लेषण कैसे करते हैं और एमाइड का संश्लेषण कैसे किया जाता है, यह हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन और डीकार्बोक्सिलीकरण यानी विकार्बोक्सिलीकरण की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अपचयन है वो सामान्य जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जैसे कि सोडियम धातु की प्रेजेंस में है या फिर सोडियम धातु और एथेनॉल की उपस्थिति में है या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये नॉर्मल जो रिड्यूसिंग एजेंट है इनकी उपस्थिति में नहीं होता है। इसके लिए प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनकी उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड अपचित होकर के प्राथमिक एल्कोहल देता है। तो देखिए यहाँ पर इसकी किस प्रकार से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके उसको प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक हाइड्रोजन होता है, अम्लीय हाइड्रोजन होता है, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हाइड्राइड जो आयन होगा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक H माइनस आयन देता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन। और ये हाइड्राइड आयन इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में जुड़कर के क्या बना देता है, H2 गैस के रूप में रिमूव कर देता है और RCOOH कार्बोक्सिलेट आयन बनता है प्लस Al H3 माइनस अलग हो जाएगा प्लस लिथियम आयन। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वापस एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपना एक H माइनस आयन इस कार्बोक्सिलेट जो आयन है इसके सी डबल बॉन्ड हुआ है कार्बोनिल कार्बन के साथ में लेकर के बंध बनाएगा। तो ये एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है अपना एक H माइनस आयन रिमूव करके कार्बोनिल कार्बन के साथ में यहाँ पर रिएक्शन होगी तो H माइनस आयन कार्बन के साथ जुड़ेगा और AlH2 प्लस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ देगा। उसके बाद में फिर यहाँ से ये O माइनस इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध बनाते हुए OAlH2 को रिमूव कर देगा और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। इस एल्डिहाइड का वापस दूसरे अणु लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, उससे अभिक्रिया होगी और क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड आयन बनाता है। ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल RCHO, पहले ये कार्बोक्सिलेट आयन अपचित होकर के एल्डिहाइड में, उसके बाद में फिर एल्डिहाइड पर दूसरा अणु लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का आएगा, वो वापस हाइड्राइड आयन H माइनस आयन होगा, वो इसके कार्बन के साथ में जुड़ेगा, ऊपर माइनस RCH2O माइनस एल्कोक्साइड आयन बनाएगा और इस एल्कोक्साइड आयन पर प्रोटोनेशन करवाते हैं एसिड H3O प्लस की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो एक H प्लस इसमें से आकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके RCH2OH प्राथमिक अल्कोहल प्लस H2O बनाता है। इस प्रकार से लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को अपचेत करके प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेगा। इसमें 2 मोल्स अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लेते हैं। पहले H माइनस हाइड्राइड आयन कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस को रिमूव करेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। इस कार्बोक्सिलेट आयन पर वापस एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपना एक H माइनस आयन देकर के एल्कोक्साइड आयन बनाएगा जो कि आगे
किसमें, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा अणु आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, वो वापस H- आयन हाइड्राइड आयन लेकर के एल्कोक्साइड आयन बनाएगा, जिस पर प्रोटोनेशन के बाद फाइनली 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित होकर के प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनकी अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड 6Hi के साथ में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये अपचयित होकर के क्या बनाते हैं, एल्केन देते हैं, प्लस CO2 निकलती है, प्लस 3I2 प्लस 3H2। तो इस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयित करवाते हैं तो क्या बनती है, एल्केन बनती है। तो ये रिडक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयित होकर के क्या देता है, एल्केन देता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डीकार्बोक्सिलेशन की। तो नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलीकरण। डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके अंदर पूर्ण रूप से एक CO2 अणु है वो बाहर निकल जाता है और क्या बनती है, उसमें एल्केन बनती है, प्लस CO2 निकलती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक CO2 अणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन यानी डीकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें इतना इजीली CO2 गैस है वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके दूसरा जो यौगिक होता है अल्फा ना होकर के बीटा कीटो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो इजीली डीकार्बोक्सिलेशन जो डीकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया होती है उसको दर्शाते हैं। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर जो एल्केन बनती है तो उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर पर अभिक्रिया करवानी पड़ती है, तब जाकर के एल्केन प्लस CO2 निकलती है। और बीटा कीटो जो एसिड्स होते हैं वो इजीली डीकार्बोक्सिलेशन दर्शाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, जो रिनाइन बनता है वो अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो बीटा कीटो जो एसिड होते हैं उसके द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन की जो रिएक्शंस होती है वो बहुत इजीली होती है। बहुत नॉर्मल 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते ही यहाँ से एक CO2 अणु है वो रिमूव हो जाएगा, RCOCH3 कीटोन बनेगा, प्लस CO2 है वो गैस रूप में बाहर निकल जाती है। तो ये जो डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है इसकी जब क्रियाविधि अपन देखें 3 तरीके से होगा। सबसे पहले थ्रू कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन के थ्रू किस प्रकार से डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो यहाँ देखिए जो बीटा कीटो एसिड है अल्फा कार्बन C डबल बॉन्ड O के पास वाला अल्फा और ये बीटा कार्बन, इसको अपन बोलते हैं बीटा कीटो अम्ल। ये बीटा कीटो एसिड है, ये सबसे पहले एक H+ त्याग करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ये H+ निकलते यहाँ पर O- आ जाएगा। ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन के कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध बनाते हैं, CO2 अणु निकल जाएगा और यहाँ पर वापस ये इलेक्ट्रॉन CH2 के साथ आकर के CH2- एनाइन बना देगा। ये एनाइन वापस इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कार्बन के साथ पाई बंध बनाते हुए ऊपर माइनस रेजोनेट करेगा। तो इस प्रकार से इसमें 2 अनुनादी संरचना बनेगी। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो जाता है, जो रेनाइन है वो स्थायी हो जाता है। इसके बाद में फिर H+ आयन आकर के CH2- के साथ जुड़ करके क्या बना देगा, कीटोन।
इस प्रकार से कार्बोक्सिलेट जो आयन होता है RCOCH2 माइनस, इसके थ्रू जो डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर ये कार्बोक्सिलेट आयन पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ त्याग करके RCOCH2COO माइनस बनाएगा। उसके बाद में फिर इसमें से एक CO2 अणु निकल करके एनायन बनेगा और ये एनायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा। उसके बाद H+ आकर के इसके साथ जुड़ के RCOCH3 कीटोन बना देगा। इस प्रकार से कार्बोक्सिलेट आयन के थ्रू जो डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही इजीली होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसके थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा। देखिए साइक्लिक ट्रांजिशन के थ्रू किस प्रकार से डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि इंटरमीडिएट जो कार्बोक्सिलेट आयन था उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्टली 6 मेंबर इस प्रकार से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू भी डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा कीटोन प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए ये जो बीटा कीटो एसिड है इसको इस तरह से लिख दिया RCOCH2COOH। तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन के पाई1 के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध बनाएंगे। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंध बनेगा और यहाँ से ये सिग्मा बंध टूट करके कार्बन और CH2 के बीच में बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध का बनना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बंध का टूटना, वापस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बंध का बनना, वापस कार्बन और कार्बन के बीच के बंध का टूटना और कार्बन और कार्बन के बीच का बंध का बनना। इस प्रकार से एक 6 मेंबर 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसके बाद में ये तुरंत ही जैसे ही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी अनस्टेबल है, वापस यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CO2 अणु रिमूव हो जाएगा। तो RCOH CH2 पहले इसका इनॉल फॉर्म बनेगा प्लस CO2 बाहर निकलेगा, ये इनॉल फॉर्म वापस इसके अंदर कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू भी डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें से CO2 अणु निकल करके पहले इनॉल फॉर्म बनता है। ये इनॉल फॉर्म अनस्टेबल है, तुरंत एक H+ CH2 के साथ जुड़ करके CH3 RCOCH3 कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट एक प्रोसेस और है फ्री रेडिकल के थ्रू, जो कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक है उसके द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। तो देखिए नेक्स्ट है कार्बोक्साइल फ्री रेडिकल के थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। यानी यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है, कार्बोक्साइल फ्री रेडिकल बनता है और CO2 निकल करके फिर एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है, फिर 2 एल्काइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके फाइनली एल्केन वाला प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखिए इसमें 2 अभिक्रिया पढ़ते हैं अपन, एक कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरी हुंस-डीकर रिएक्शन। ये दोनों कार्बोक्साइल फ्री रेडिकल के थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया होती है। इसके अंदर कॉल्बे विद्युत अपघटन विधि के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो उसका क्या लेते हैं अपन, लवण लेते हैं, उसका विद्युत अपघटन करवाया जाता है वाटर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एल्केन बनती है। तो देखिए इसके अंदर कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, जो डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है वो किसके थ्रू होती है, कार्बोक्साइल फ्री रेडिकल के थ्रू होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो H+ त्याग करके RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। ये आगे विद्युत अपघटन करवाएंगे, इसका एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाता है, RCOO फ्री रेडिकल। यह RCO फ्री रेडिकल तुरंत यहाँ से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा,
इस प्रकार से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के बाद एक CO2 अणु यानी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, रिमूव हो जाएगा और R रेडिकल बनेगा। ये R रेडिकल फिर दूसरे R रेडिकल के साथ जुड़ करके क्या बना देगा, फाइनली एल्केन बना देगा। इस प्रकार से ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसमें डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से हुंसलिकर अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण लेते हैं, उसकी विक्रिया ब्रोमीन और CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो क्या बनता है, एल्किल ब्रोमाइड प्लस AgBr प्लस CO2 यानी डीकार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ पर भी सबसे पहले ये AgBr2 के साथ विक्रिया करके एक AgBr अणु बाहर निकलेगा, ब्रोमीन के साथ कार्बोक्सिलेट आयन का कंपाउंड बनेगा। उसके बाद में फिर फ्री रेडिकल या बॉन्ड क्लीवेज होगा होमोलाइटिक और RCOO कार्बोक्सिलेट आयन का फ्री रेडिकल बनेगा प्लस Br मुक्त मूलक अलग होगा। ये RCOO फ्री रेडिकल फिर यहाँ वापस डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो CO2 अणु रिमूव हो जाएगा गैस के रूप में और R फ्री रेडिकल बनता है। ये R फ्री रेडिकल फिर दूसरा अणु RCOOBr आएगा, उसके साथ विक्रिया करके RBr एल्किल हैलाइड बनाएगा प्लस RCOO फ्री रेडिकल बनाएगा। इस प्रकार से कार्बोक्साइड फ्री रेडिकल के थ्रू हम डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया के अंदर CO2 अणु है वो रिमूव होकर के एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड बनता है। अब नेक्स्ट आगे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसमें एक नेम रिएक्शन है हेल्म-वोल्हार्ड जेलेंस की अभिक्रिया। तो देखिए हेल्म-वोल्हार्ड जेलेंस की अभिक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट है हेल्म-वोल्हार्ड जेलेंस की अभिक्रिया। तो देखिए हेल्म-वोल्हार्ड जेलेंस की अभिक्रिया क्या होती है, इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन परमाणु जो अल्फा कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु है वो सब्स्टिट्यूट होता है, प्रतिस्थापित होता है किसके द्वारा, एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा। तो उसके अंदर हेल्म-वोल्हार्ड जेलेंस की अभिक्रिया, इसके अनुसार जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसको फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन के साथ यानी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अल्फा हेलो अम्ल बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम हेल्म-वोल्हार्ड जेलेंस की अभिक्रिया कहा जाता है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लाल फास्फोरस और हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके अल्फा हेलो अम्ल बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया हेल्म-वोल्हार्ड जेलेंस की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले एसाइल जो ब्रोमाइड है उसका फॉर्मेशन होता है और वो फिर किस में चेंज होता है, इनॉल फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले लाल फास्फोरस और ब्रोमीन कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से एक अणु HBr के साथ जुड़ करके HBr बना देगा और एक फास्फोरस ऑक्सीजन और ब्रोमीन जुड़ करके फास्फोरस ऑक्सीब्रोमाइड बनाएगा और एक Br परमाणु जो होगा वो किसके साथ में जुड़ेगा, कार्बन के साथ में। तो RCH2COBr एसिल ब्रोमाइड बनेगा। ये एसिल ब्रोमाइड कीटो फॉर्म से किसमें चेंज होगा, ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म के अंदर चेंज होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु होगा वो ऑक्सीजन के साथ में ट्रांसफर हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बन जाएगा। तो ये एसिल जो ब्रोमाइड है इसका इनॉल फॉर्म बनेगा। ये इनॉल फॉर्म आगे इस पर अल्फा कार्बन पर क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। ये जो अल्फा कार्बन है इस पर एक Br प्लस आकर के पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर के CH के साथ में जुड़ जाएगा और जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होते ही ऑक्सीजन के लॉन्च पेयर के इलेक्ट्रॉन है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध बनाने, इलेक्ट्रॉन न्यून होते ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद में फिर यहाँ से H प्लस आयन रिमूव हो जाएगा तो RCHBr C डबल बॉन्ड OBr क्या बन जाएगा, अल्फा ब्रोमो एसिल ब्रोमाइड बनेगा। इसका फाइनली फिर क्या करवाते हैं, अल्फा ब्रोमो एसिल ब्रोमाइड का हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करवाया जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद यहाँ से एक Br हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके HBr बना देगा और OH आयन है वो वापस CO के साथ जुड़ करके अल्फा ब्रोमो एसिड बनेगा। इस प्रकार से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का
हैलोजन और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अल्फा ब्रोमो एसिड के अंदर कन्वर्ट होना हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये थी जो कार्बोक्सिलिक एसिड की मेन केमिकल जो रिएक्शन हैं उनके अंदर ये रिएक्शनें थी। अब हम नेक्स्ट आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो प्रतिस्थापी यौगिक होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।